नमस्कार, मैं सतीश पुरोहित फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स की क्लासेस पूरे क्रिकेट में के नाम से जाना जाता है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर विशेष रूप से मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे कुछ विद्यार्थियों ने वो सफलता हासिल की है जिस सफलता के दम पर आगे बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। उनमें से एक विद्यार्थी जिसका नाम है नील शिरिस्कर, उसके साथ आज हमारी बातचीत होगी। स्वागत है नील आपका इस छोटे से प्रोग्राम में। थैंक यू सर। 615 नंबर 615 मार्क्स लाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मज़ा आ रही है। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे बातचीत इसलिए करने वाला हूँ। देखिए, जब हम 10th पास होते हैं और निश्चित रूप से आप जब सुन रहे हैं तो आप 10th पास होंगे या आपने 12th का एग्जाम दिया होगा, हमारे मन में बहुत बार सवाल होते हैं कि तैयारी की जब शुरुआत होती है और शुरुआत से लेकर जब तक हम आखिरी तक तैयारी करते हैं, उस समय तक हमारे मन में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कभी लगता है एग्जाम की तैयारी करें कैसे, कभी मन में सवाल होता है किताब कौन सी रेफर करें, कभी ऐसा लगता है बायोलॉजी कितने घंटे पढ़े। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर हम नील से आज बात करें। नील एक ऐसा विद्यार्थी है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो पाने के कारण आज नील को 615 मार्क्स मिले हैं। अदरवाइज मैं पर्सनली जानता हूं कि नील 155 to 160 आसपास फिजिक्स में मार्क्स लेके ही आने वाला है। लेकिन कहते हैं कि जो नीति को मंजूर होता है वही होता है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात है। बट उसके अलावा भी उसको क्या महसूस हुआ, एग्जाम में क्या गलतियां हुई, इसी टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत में नील करना चाहता हूँ कि 10th के बाद आपने डॉक्टर बनने का फैसला क्यों लिया, क्या कारण था? मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, तो मुझे ऐसे ही सीरीज़ थी एक हाउस एमडी नाम की, उसकी एक क्लिप देखी मैंने और उसमें जो मेडिकल सीन्स जो बताए उसने मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इसलिए। और यूट्यूब पे एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो सिर्फ मतलब ऐसे रिव्यू करते कि ये बराबर है क्या, ये गलत है क्या, जो बताते ना मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड करते ना व्हाट्सएप पे, ऐसे वो चेक कर रहा था कि ये बराबर है कि ये गलत है। तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बायो ले लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स तो थोड़ा सा कच्चा पक्का था। सेकंड क्वेश्चन मेरा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से आपसे पूछूंगा मैं। जब आप 10th के बाद मेडिकल सेगमेंट की तैयारी कर रहे थे तो आपके मन में ऐसा क्यों कभी आया नहीं क्या कि जलगांव छोड़कर बाहर तैयारी करने के लिए जाना चाहिए? क्योंकि कई लोग जाते हैं, सोचते हैं कि जलगांव के बाहर बहुत अच्छी तैयारी होती है, इसके बारे में आपने क्या सोचा? जलगांव के बाहर मैंने ऐसा मतलब सोचा नहीं था, पर ऑप्शन था मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि इधर से आए रिजल्ट, गंगापुर कर्मिस का आया था और उससे पहले भी आए थे, तो बोले इधर से हो सकता है तो कर लेते इधर से तैयारी कर लेते। हाँ। तैयारी करते समय 11th क्लास में 11 से 12 में जब आप जा रहे थे तो तैयारी करते समय स्टार्टिंग में आपको क्या फील हुआ, बीच में आपको क्या महसूस हुआ, 11 जब खत्म हो रहा था तब आपके अंदर क्या क्या फीलिंग आ रही थी, किस तरह की तैयारी के समय आपको महसूस हो रहा था? 11th जब ख़त्म हो रहा था ना, तब मतलब बहुत तकलीफ़ें थी लाइफ में, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी एक ख़ास दोस्त थी, छोड़ के चले गई, तो ऐसे प्रॉब्लम थी। पर उसके बाद से मोटिवेशन आ गया वापस कि अभी कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला खड़ा रहता हूँ अभी। बराबर। अच्छा, बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि 11 से 12 में मस्ती करने में थोड़ी मजाक कर लेते? फिर की ना सर, बहुत की मस्ती की। अच्छा, मतलब मस्ती करने के बाद आपको 6.15 मार्क्स है, वो तो आपको रिग्रेट नहीं क्या थोड़ा मस्ती कम करते तो नंबर ज़्यादा आ जाते? सर वो वैसे भी अभी जितना अपन पीछे लगेंगे मार्क्स के, तो वैसे लगने वाला है कि यार 630 अगर मुझे आए तो मुझे लगेगा कि यार 650 भी ला सकता था, 650 आए तो मुझे लगेगा 680 भी ला सकता था। तो इससे अच्छा कि एक्सेप्ट ही कर लो, अच्छे आए, ठीक है। तैयारी करते समय बायोलॉजी कितने घंटे पढ़ाई की, केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ाई की और फिजिक्स कितने घंटे पढ़ाई की? बायोलॉजी मैंने रोज का 3 घंटा हो सकता था, और केमिस्ट्री फिजिक्स 2-2 घंटे के आसपास। अच्छा, बीच में कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा जिसमें आपका बैकलॉग रहा सब्जेक्ट का खास? केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा। क्या कारण रहा बैकलॉग का? मतलब अभी टाकरकर सर ने 11th में हमारा जो वो कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था ना, वो पूरा 1 हफ्ते में ख़त्म कर दिया था। तो 4 चैप्टर थे, तो फिर मुझे लगा ये इतना
इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया उसको। फिर मैं 12th में जब एग्ज़ाम पास आने लगी तब मुझे पता चला कि अरे ये प्रॉब्लम है, बराबर। तो इसलिए मैंने उसको जब कवर अप कर लिया। पर जब फिजिक्स हम सॉल्व करते हैं तो फिजिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स ऐसा क्यों कहते हैं कि नाइटमेयर सब्जेक्ट है, खतरनाक सब्जेक्ट है? मन में एक ऐसी भावना आती है कि फिजिक्स में नंबर तो आ ही नहीं सकते या फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, ऐसा क्यों, कारण क्या है? और क्या लगा आपको सही में सच्चाई है या एक जस्ट मिथ है, कल्पना है? देखो भाई, मिथ है भाई, कोई इजी है फिजिक्स, इतना हार्ड नहीं है। तुम उसे समझ लो, सारा समझ लो, पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज मारो, फॉर्मूला लगा लो, थोड़ा सा सोचो, और एक 15-20 मिनट लगेंगे। और कुछ क्वेश्चन को 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर करो, वो काम में आता है बाद में। कौन सी किताब फिजिक्स के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? DC पांडे कर लो, अच्छी है वो बहुत। प्रीवियस ईयर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है? करना पीवाई चाहिए previous year? PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। JEE में भी आ गया था क्वेश्चन, PYQ। प्रीवियस ईयर कौन से करने चाहिए? 10 साल के करने चाहिए, 15 साल के करने चाहिए, 25 साल के करने चाहिए या लास्ट 5 ईयर के करने चाहिए? 25 साल के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो 1980 के कर रहा था वापस से। कितने टाइम आपने सिलेबस रिवाइज किया था बायोलॉजी का? कितनी बार? बायोलॉजी का 20-25 पास किया होगा मैंने। अच्छा, 20-25 बार, मतलब एनसीईआरटी की किताब 20-25 बार आपने की? नहीं, मतलब NCERT की किताब में पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी, काउंट नहीं किया, पर लगभग पढ़ी, फिर बहुत भी बहुत 5 पढ़ी। बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार? 15 हो गए। 15 के आसपास आपने पढ़े। अच्छा, जब 11th से 12th में जा रहे थे तो जब आप टेस्ट देते थे तो टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस मानते हैं आप सक्सेस में? क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं या बस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है? टेस्ट तो इम्पोर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली, वो सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट ऐसा। अब अगर तुम घर पे 1 घंटे में सिर्फ 15 क्वेश्चन कर रहे हो और इधर 45 करने, 3 टाइम्स ज़्यादा क्वेश्चन करने, तो वो टेस्ट से ही पता चलता है ना कि स्पीड कैसी होनी चाहिए और वगैरह वगैरह। और वो सर्कल करने का जो काम रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है बच्चे जब तैयारी करते हैं, बीच में जब प्रिपरेशन करते हैं, बीच में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब सिलेबस ज़्यादा बैकलॉग हो जाए और मार्क्स अच्छे ना आ रहे एग्जाम में, आप टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं लेकिन मार्क्स ठीक नहीं आ रहे, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मार्क्स ठीक नहीं आ रहे और आपको कभी लगा कि अब तो प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए? बहुत बार, पर मैंने कभी छोड़ा नहीं। अच्छा, तो फिर उस चीज़ से ओवरकम किस बात को लेकर किया? मैंने अभी ऐसे सोचना लगा कि अभी इस बात को तो पकड़ लिया है, बीच में छोड़ लूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए आपने तैयारी लगातार जारी रखी? हाँ, मतलब आने दो कम मार्क्स, क्या करे, पढ़ते रहो, बढ़ गए वो अपने आप। फिर मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं फिर समय के साथ? टाइम के साथ तो सब कुछ फिक्स होने लग जाता है। ऐसा कब हुआ कि आपके पास में मार्क्स कम हुआ और उसके बाद मार्क्स बढ़ना किस स्टेज में शुरू हुए? जब सिलेबस बीच में था तब, या जब पूरा हो गया रिवीजन करने लगे तब? जब सिलेबस खत्म होने में आया था ना, तब बढ़ने लगे मार्क्स, फिर वापस कम हो गए, फिर वापस 1 महीने बाद बढ़ गए, तो ऐसे होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपकी बोर्ड की एग्जाम आती है, तो आपने बोर्ड की एग्जाम को कितना सीरियस लिया, उस पर कितना फोकस किया? ज़्यादा कुछ नहीं, 1 हफ्ता दिया सिर्फ मैंने बोर्ड को। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि बोर्ड में फेल हो जाएंगे? नहीं, अरे जो केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, वो सेम टू सेम ही है। इंग्लिश को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं आई, क्योंकि स्टेट बोर्ड का बहुत इजी है इंग्लिश, और ज्योग्राफी को ऐसा क्या सही में बोर्ड का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं नेट के एग्जाम के लिए आगे चल? नहीं। तो मतलब हमें बोर्ड के लिए ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है या हमारे टारगेट एग्जाम पे फोकस करने की जरूरत है? टारगेट एग्जाम पे करो ना, एंट्रेंस पे से तुम्हारा कॉलेज तो बन रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट दो भाई। एनसीईआरटी के बारे में क्या कहेंगे? पूरी दुनिया कहती है एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी के लिए ये कितना सच है, केमिस्ट्री के लिए कितना सच है, और फिजिक्स के लिए कितना सच है? बहुत सच है, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आ रहे। तो फिजिक्स में क्या कहना चाहेंगे? इस साल फिजिक्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको मिले कुछ? बहुत मिले ना, सारे मतलब उसमें से ही दे। अच्छा, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए फिजिक्स के, उसके लिए आपने कौन से बुक रेफर की? उसके लिए आपकी मॉड्यूल थी सर। मॉड्यूल? हाँ, और आप अरियंत की थी 31 ईयर्स की, बस 31 थी ना? 35 ईयर्स प्रीवियस हाँ, क्वेश्चन। वो बुक, वो तो बहुत बार, मतलब 5-10 बार मैंने ऐसे कर लिया था उसको। 5 से 10 बार क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, ध्यान से देख रहा हूँ, आप बात सुनना ध्यान से कि 5 से 10 बार लगभग उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक और मन में बच्चों के सवाल आता है प्रिपरेशन के समय कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एग्जाम में हमको 45 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है,
तो क्या नहीं शुरुआत से ही क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है स्टार्टिंग से ही? 1 घंटा तक चलने दो एक क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, और होता भी नहीं है वैसे 1 मिनट में। मतलब अगर कोई क्वेश्चन बहुत इजी रहा तो वो 1 मिनट में हो सकता है, अगर वो डिफिकल्ट रहा उसमें 3-4 फॉर्मूले लगाने पड़े तो उसको टाइम लगेगा ही। तो स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा, फिर बाद में मतलब वो अपने आप कम होने लगता है। अच्छा, जितना स्टार्टिंग में solve जब करो। टाइम लगता है तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम लग रहा है, हमें प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप ये कहना चाहिए। प्रिपरेशन पे ध्यान दो और सॉल्व करते रहो, वो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि सर मैं मैथ्स से बहुत डरता हूँ और मैं मैथ्स से डर के बायोलॉजी लिया हूँ। मेरे मन में डॉक्टर बनने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि 10th क्लास में मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता। सर अब बायोलॉजी जब मैं आया हूँ तो मैंने फिजिक्स पढ़ के देखा कि फिजिक्स में मैथ्स लगता है। तो कितनी सच्चाई कि फिजिक्स में हायर लेवल का मैथ्स लगता है, मिडिल मैथ्स लगता है या बेसिक मैथ्स लगता है, और ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में 45 में से 50 में से जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस में मैथ्स लगता है? क्या सच्चाई है, इस बात को क्लियर करें। देखो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये बहुत स्ट्रांग रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगता है, थोड़ा सा लॉग लगता है, एंटी लॉग के जो थोड़े थोड़े रहते हैं, पर इतना कुछ हार्ड नहीं है, वो फट हो जाता है। फिर इसके बारे में क्या कहेंगे कि लगभग 45 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लगती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन? 5 से 10 ही ज़्यादा, उससे भी कम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 130 से 140 मार्क्स के लिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं लगता। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं लगता। हो सकता है आप में से कोई बच्चे रिपीट करने की सोच रहे हो जिनके मार्क्स ठीक नहीं आए, तो आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर पहले साल मैंने बायोलॉजी की तैयारी की, दूसरे साल बायोलॉजी की तैयारी की, दोनों सालों में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत शानदार तरीके से तैयार है, और अब मैं रिपीट में फिजिक्स की तैयारी करना शुरू करूंगा। तो आप हो सकता है सोच रहे हो कि सर क्या 1 साल में फिजिक्स निकाला जा सकता है, तैयार किया जा सकता है? कई बार नील ने भी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में ये बात सोची कि मैं 11th का फिजिक्स थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो क्या ये सही है कि 1 साल की तैयारी में भी फिजिक्स अच्छा हो सकता है? हो सकता है, अगर तुम बहुत ही डेडिकेटेड हो। कैसे स्टार्टिंग में जब जाते हैं 10th to 11th, तो 10th में अगर अच्छे परसेंट जाए तो अपने को कैसे फील होता है कि मजे करेंगे एकदम 11th में जाके, तो फिर वो 11th में इतनी पढ़ाई नहीं होती स्टार्टिंग में, फिर वो 12th में जब आते हैं तब आता है समझ में कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए। तो फिर 1 साल में हो सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फॉर्मूला कर लो, उससे हो जाएगा। उससे अच्छा, 10th क्लास बच्चे पास होते हैं, 10th क्लास में बच्चों को 95% आते हैं, 98% आते हैं, और 98% 99% लाने वाले बच्चों का ईगो थोड़ा बढ़ जाता है वो तो कि मैं होता तो है। मतलब थोड़ा एक अलग दुनिया, अलग प्लेनेट से आएगा। तो क्या कहेंगे कि 98 और 99% जो 10th में आते हैं उनकी क्या अहमियत है 11th-12th के प्रिपरेशन में? कुछ ज़्यादा खास महत्व रखते हैं या दुनिया 11th-12th की अलग ही है, नीट की तैयारी की दुनिया अलग ही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अलग है। 10th तक तू सिर्फ रट्टा कर ले, हो जाएगा तेरा, पर 11th-12th में तो सिर्फ रट्टा करेगा तो कुछ नहीं होगा रे भाई। करनी पड़ेगी तुझे पढ़ाई अच्छे से, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा सब मतलब जगह किसी पे। बच्चे को 10th में कम परसेंट आए तो उसे निराश होने की कोई जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और किसी को बहुत ज़्यादा आ गए तो उसे अपने आप को रुस्तम में हिंद समझने की जरूरत नहीं। नहीं, ज़मीन पे आ जाओ वापस। मतलब दिक्कत हो सकती है हाँ, अगर ये एटीट्यूड रखा कि हमको बहुत आता है तो। अच्छा, क्या अंतर है 10th के सिलेबस में और कंपटीशन की तैयारी में, क्या डिफरेंस आता है, क्या खास डिफरेंस? अपन 10th तक ना ऐसे कोई बताता ही नहीं है कि ये सोचो, कैसे वो बोलते कि ये लो क्वेश्चन, ये लो आंसर, इसको लर्न कर लो, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा। अभी 11th-12th में ऐसा नहीं है, फिजिक्स के थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए हाँ, तो सोचने की आदत ही नहीं रहती बच्चों को, तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है। ये जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को सोचने की आदत नहीं होती है, तो इससे आपको नहीं लगता कि 2 साल तैयारी के कम पड़ जाते हैं अच्छा स्कोर लाने के लिए, या 2 साल सफिशिएंट होते हैं तैयारी करने के लिए? सफिशिएंट है, पर तुझे बदलना पड़ेगा, चेंज आना पड़ेगा अंदर। और मुश्किल से अगर गलती से अगर गलत टीचर के हाथ में चले गए तो फिर जो सोचने की आदत नहीं, वापस याद करने की आदत लगवाने वाला है तो। पता चल गया तो चेंज कर लो। 10th क्लास पर PYQ जो है ना वो रिपीट हो सकते, तो उधर चल जाएगा रट्टा, पर पूरा का पूरा नहीं हो सकता। तो आखिरी में बच्चों से फिजिक्स के मार्क्स कम क्यों आते हैं? टीचर के साथ में बच्चे पढ़ते समय कहते हैं कि मुझे फिजिक्स आता है, बच्चे ये भी कहते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो एक नंबर बात है। बच्चे हमको ये भी बताते हैं कि सर हमारे क्लासरूम के अंदर मार्क्स आ जाते हैं, एग्जाम में नहीं आ पाते।
अच्छा, तो क्या कारण है कि बच्चों को एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते फिजिक्स के अंदर खासकर? मुझे पता नहीं। ऐसा महसूस हुआ हो? या ऐसा कह सकते हैं कि आपके फिजिक्स के क्वेश्चन क्यों छूट गए थे एग्जाम के अंदर, किस कारण से? टाइम मैनेजमेंट हो सकता है रीज़न। और ऐसे जब एंड आता है ना, तो वो ये करते, प्रेशराइज करते कि चलो जल्दी ख़त्म करो, तो उधर थोड़ा प्रॉब्लम। कौन प्रेशराइज करते हैं? इन्विजिलेटर। प्रेशराइज करते हैं, तो वहां मतलब स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता है। हाँ अच्छा, क्या बायोलॉजी जब बच्चे सॉल्व करते हैं हाँ। फाइनल एग्जाम के अंदर, हाँ तो कई बार ऐसा हो पाता है क्या जो हम सोच के जाते हैं वैसा ही होने वाला है बायोलॉजी के अंदर? मेरा तो जैसा जैसा हम सोच रहे हैं कि बहुत कम टाइम में बायोलॉजी हो जाना चाहिए, फिर प्री माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम केमिस्ट्री भी जल्दी कर लेंगे और फिर हम फिजिक्स पे जाके ध्यान देंगे। कई बार ऐसा हो पाता है या फिर कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है वहाँ पर? सिचुएशन चेंज होती है, पर अगर तूने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है तो केमिस्ट्री ख़त्म करके बाहर आ, फिर फिजिक्स ले, नहीं तो बायो ले। जो स्टार्ट किया है उसको पूरा ख़त्म कर ले, फिर ही चेंज करेगा। उसे बीच में से चेंज किया तो फिर गड़बड़ा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पहले बायोलॉजी सॉल्व करें, बायोलॉजी करें, केमिस्ट्री करें, फिजिक्स करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना चाहिए? मैंने तो बायोलॉजी किया था, पर आप पर डिपेंडेंट है। अगर आपको जो इजी लगता है ना पहले वो कर लो, फिर बाद में हार्ड तक जाना। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब क्वेश्चन नहीं आया, आपको एग्जाम में कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया, तो आपने क्या किया? क्वेश्चन नहीं आया तो स्टार्टिंग में जब फुल सिलेबस देता था तो फिर डर आने लग गया कि ये भी नहीं आ रहा, अरे सेकंड क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आया। फिर बाद में आने लग गए, तो एक इतना पता चला कि एक क्वेश्चन के पीछे लगना ये गलत चीज़ है। उसको छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आगे के पीछे लगो, क्योंकि सारा कंप्लीट कर लो एक बार, फिर वापस टाइम मिलेगा तो उनको वापस देखना आ रहे कि नहीं। जलगांव में एक खास बात है, या जो हम जहाँ पे भी बच्चे इंडिविजुअल क्लासेस लगाते हैं वहाँ पर एक खास बात देखने को मिलती है। बच्चा फिजिक्स की क्लास सेपरेट लगाता है, केमिस्ट्री की क्लास सेपरेट लगाता है, बायोलॉजी की क्लास सेपरेट लगाता है। क्या कहना चाहेंगे नील आप, जब 3 क्लास सेपरेट होती है तो मॉक टेस्ट एक क्या अपने आप में इंपॉर्टेंस रखेगा या नहीं रखेगा? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर तूने तीन अलग लगाया तो तुझे कभी ऐसी चांस ही नहीं मिलेगा कि तू तीनों साथ में दे रहा है ऐसा। तो यहाँ पर आपको क्या लगा, यहाँ पर फिर आपने कैसे डिसाइड किया, आपको किसने गाइड किया इस बारे में कि मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए? पुरोहित सर आपने बताया था। अच्छा, मैंने बताया था, आपको याद है इस बारे में? हाँ। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाते तो क्या लगता है आपकी क्या सिचुएशन होने की संभावना? मॉक टेस्ट नहीं लगा था तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता ना सर, क्योंकि 1.5 घंटे मिलते हैं हमको क्लास में बायो का पेपर सॉल्व करने में, और इधर अगर नीट में तूने 1.5 घंटे दे दिए बायो को, तो फिर बाकी का कब सॉल्व करेगा तू? आइडियली कितने टाइम में पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए लगभग? 3 घंटे में हो सकता है आराम से। 3 घंटे में या 2.25 घंटे में, या क्या कहना चाहेंगे, मतलब इन्विजिलेटर का प्रेशर, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, तो कई लोग बोलते हैं कि 3 घंटे में होना चाहिए, कई कहते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे में होना चाहिए, 2.25 घंटे में होना चाहिए, आपका क्या मानना है? पूरा टाइम ले लो, 3 घंटा पूरा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समय इंपॉर्टेंट नहीं रखता, यहाँ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। हाँ। यहाँ पर आप ऐसा अच्छा, बीच में जब आपने मॉक टेस्ट दिए, जिस भी कोचिंग क्लास के आपने मॉक टेस्ट दिए, जहाँ तक मैंने सजेस्ट किया था, तो मॉक टेस्ट के वक्त शुरू में जब आप मॉक टेस्ट देने गए स्टार्टिंग में, तब का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मॉक टेस्ट का? मुझे पहले मॉक टेस्ट में तो 485 से कुछ तो भी मार्क्स थे। बराबर। तो फिर उससे फिर वो क्या मिस्टेक्स चेक करो, आगे बढ़ते रहो, वैसे बढ़ते गए। आखिरी में लास्ट मॉक टेस्ट जब आप देने गए थे तब हाँ। कितने मार्क्स थे? 624 थे मुझे लगता है। अच्छा, जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट था लगभग उतना ही रिजल्ट आया? उतने ही रिजल्ट आया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो मॉक टेस्ट की तैयारी आपकी होती है लगभग उसी के आसपास आपका रिजल्ट आता है। बराबर है। मीनिंग मॉक टेस्ट आपका एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है एग्जाम का, कि एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले। बच्चों को क्या सजेस्ट करने लगे प्रिपरेशन के समय में? इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कौन सा फैक्टर होता है? कभी लड़की के बारे में मन में विचार नहीं आया, या कभी ऐसा नहीं लगा कि ये 2 साल जिले जीवन के बाद में देखेंगे क्या करना है, ऐसा कभी नहीं लगा? दोस्त लोग कई बार होते हैं ना ऐसा, बीच में बोलते हैं कई बार। हाँ। और अपने दोस्त लोग ऐसे मिलते भी हैं जो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का पार्ट होते हैं, और उनको देख के हमारे मन में भी फीलिंग आती है कि हमें भी कुछ तो वैसा करना चाहिए। समझ गया। तो देखो भाई, वो गलत चीज़ है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए 2 इयर्स के लिए सिर्फ, बस। मतलब देखो, कह रहे हैं 2 इयर्स के लिए, कॉलेज में तैयारी उनकी? हाँ, तैयार हूँ। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉलेज में एकदम तैयारी उनकी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात लगी मुझे। लेकिन वहां अपने आप को कैसे समझाते थे आप? क्या चीज याद करते थे जिससे कि आप उन चीजों से दूर हो पाए?
फैमिली को बढ़ाना है, खुद का घर लेना है, ऐसे ऐसे गोल्स थे मेरे, मैंने बना के रखे थे। तो उसको अचीव करना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, और वो भी टेम्पररी के लिए रुकाना है, परमानेंट नहीं है। परमानेंटली टेम्पररी है। मीनिंग ये हुआ कि बनते समय आपको बनना है, एक बार बन जाएंगे आप अचीव कर लेंगे तो वापस और निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। कौन सा दौर 2 साल के अंदर ऐसा रहा जो सबसे मुश्किल फेज रहा आपका, जहां पर आपको लगा कि नहीं इस चीज में तो मैं अगर उलझ जाता तो मैं शायद ही बाहर आ पाता इस बात से? 11th की कौन सा साल था जब मैं 11th में नहीं 2 साल में से कौन सा ऐसा टाइम रहा, कौन सी ऐसी सिचुएशन रही जब आपको लगा कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा? जहां पर आप टूटा फील कर रहे थे अपने आप को, कोई टेस्ट का रिजल्ट रहा, कोई सिचुएशन रही, क्या हेल्थ खराब हुई आपकी, या फैमिली में कोई इशू ऐसा रहा, हाँ। या दोस्तों में कोई ऐसा कम्युनिकेशन रहा जिससे कि आपको लगा हो? नीट के 2-3 महीने पहले से लगने लगा कि भाई गया अभी, क्योंकि 600 तो क्रॉस ही नहीं हो रहा था मेरा, एंड में हुआ, उससे पहले मैं 600 के नीचे ही था। फिर मुझे लगने लगा कि अभी तो कुछ हो रहा नहीं है, फिर भी मैं करते रहा, कभी रुका नहीं। अच्छा, तो क्या सोच के करते रहे? कि अभी आ गया हो, कर ही लेते, पूरा ही कंप्लीट कर लेते, जैसे 20 मिनट जर्नी किसका छोड़ दे। बराबर, मतलब कंसिस्टेंसी बोलते हैं इस बात को कि बच्चे कंसिस्टेंट अपने आप को अगर रख पाते हैं तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिजल्ट करती है। और देखिए इन्होंने क्या कहा है, खास बात क्या कही, आखिरी समय में 600 क्रॉस कर पाए। उसके पहले तो कई बार इन्हें भी लगा कि मुझे मुश्किल है सिलेक्शन होना, लगता नहीं कि हो पाएगा। 615 मार्क्स लाने के बाद में भी नीट की रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितनी नहीं लाती? 64,196। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे, कंपटीशन कम है या बढ़ गया कंपटीशन? बहुत बढ़ गया यार इतना, मतलब पिछले साल ही। इसका मतलब आप तैयार हो जाइए, 615 मार्क्स आर नॉट ऑल्सो सिक्योर मार्क्स टू अचीव गुड कॉलेज। धन्यवाद दिल आपका, बहुत बहुत आपने समय दिया और आपके एक्सपीरियंस शेयर किए। अच्छी बात ये लगी कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन को लेकर आपने खुला कहा कि 2 साल की बात है, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखें। नील आगे तैयारी में है, आप भी तैयारी में रहिए और तैयारी करने के साथ साथ नीट का अच्छा एग्जाम क्रैक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।